हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने शीट के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. इन सभी क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 says two thin lenses of power 5 plus 5 diopter and minus 2 diopter are placed in contact with each other. Find the focal length of combination. Okay. So क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो लेंस दिए हुए हैं. दो लेंस में जो पहला लेंस है उसकी पावर है +5 डायप्टर और दूसरे लेंस की पावर है -2 डायप्टर. ये दोनों को मैंने एक साथ जोड़ के रखा, कॉन्टैक्ट में रखा. नाउ यू नीड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन का हमें फोकल लेंथ बताना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, आपको गिवन है कि एक लेंस का पावर है P1 विच इज +5 डायप्टर. नाउ इफ दिस पावर इज पॉजिटिव देन व्हाट डज इट मीन? +5 डायप्टर का क्या मतलब है? ये किस लेंस की पावर है? ये कौन सा लेंस होना चाहिए? तो हमने देखा था पावर पॉजिटिव उस लेंस की होती है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, बिकॉज पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है. तो इट मीन्स ये लेंस होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है. ओके, देन सेकेंड P2 पावर इज -2 diopter and obviously this should be a concave lens. इसको एक concave lens होना चाहिए. Now हमने पावर दोनों की निकाल ली है. Then combination of lens के फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि effective power of this combination will be equals to P1 plus P2. Effective power will be equals to P1 plus P2. Hence यहाँ पे हम लिखेंगे P effective is equals to P1 is 5 plus P2 is -2, so I will write it as -2. So when you solve this you will get 3 diopter. So effective power of this combination is equals to 3 diopter plus 3 diopter. Now अब अगर effective power इन दोनों लेंस की इफेक्टिव पावर +3 डायप्टर है, इट मीन्स ये इफेक्टिवली कौन सा लेंस बन गया? इफेक्टिवली हम कहेंगे कि दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. तो यहां से हम एक नई चीज सीख सकते हैं. मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर है +5 डायप्टर, मतलब ज्यादा है, पावर काफी ज्यादा है. मैं इसकी पावर को कम करना चाहता हूं. पावर ज्यादा है मतलब फोकल लेंथ कम है, लेकिन मैं इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाना चाहता हूं, इसको लंबा करना चाहता हूं. तो क्या करूं? उसके साथ मैं कॉन्केव लेंस फिट कर दूं जो कि +2 डायप्टर का है. तो जैसे ही मैं कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक कॉन्केव लेंस लगाऊंगा वैसे ही पावर उसकी कम होके +3 डायप्टर हो जाएगी. सो इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस के पावर को कम करने का तरीका मिल गया, या कहें कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर को डिक्रीज करने का तरीका मिल गया कि उसके साथ एक आप कॉन्केव लेंस लगा दीजिए. ओके, सो अब हम इसके फोकल लेंथ भी पता कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला कि पावर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. सो 3 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन f. यहाँ पे f मीटर्स में होता है, या इसको भी हम 100 लिख देते हैं. 3 अपॉन 100, 3 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन f. सो f विल बी इक्वल्स टू 100/3 विच इज इक्वल्स टू 33.34 सेंटीमीटर्स. सो इट मीन्स जो हमने लेंस को, दो लेंस को कंबाइन किया, उनकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ रही है 33.34 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. ओके, नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 says if a lens of focal length 10 centimeters and made of glass of refractive index 1.5
is kept in liquid of refractive index 1.5, then what will be the new focal length of the combination? Option A 10 centimeters, option B 20 centimeters, option C 40 centimeters and option D none. Now अब इस सवाल को पढ़ के एक बार में हमें कंफ्यूजन होता है कि ये क्या पूछना चाह रहा है. एक लेंस लिया, मैंने उसको हवा में ऐसा देखा तो मुझे उसकी फोकल लेंथ दिखी 10 सेंटीमीटर्स. जैसे ही मैंने उसको पानी में रखा तो क्या उसकी फोकल लेंथ बदल जाएगी? क्या उसकी फोकल लेंथ सेम रहेगी? क्या फोकल लेंथ बढ़ जाएगी? ये सारे सवाल मन में उठते हैं. हमें लगेगा कि नहीं, उसका कर्वेचर तो सेम है. आपने लेंस लिया, उस लेंस का कर्वेचर जो होगा दोनों तरफ से वो बिल्कुल सेम रहेगा. लेकिन फिर इसने ऐसा क्यों पूछा कि पानी में रखने से उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? और साफ साफ देखा जाए तो ऑप्शन ए इट सेज 10 सेंटीमीटर्स, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल वही है जो एक्चुअल में हमें लग रहा है, जो होना चाहिए. ओके कि 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला आपने एक लेंस लिया, अब उसको पानी में रख दिया तो उसकी फोकल लेंथ शुड रिमेन सेम, इट शुड रिमेन सेम. बट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. बिकॉज फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ इट डिपेंड्स ऑन refractive index of glass as well as of surrounding. किसी भी लेंस की फोकल लेंथ उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके सराउंडिंग पे डिपेंड करती है. फोकल लेंथ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कर्वेचर. उसका जो कर्वेचर होता है उस पर डिपेंड नहीं करती. वो तो हम सिर्फ थिन लेंसेज के लिए ऐसा कहते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर लीजिए, दैट विल बी द फोकस. सो फोकस और उसके पोल के बीच का डिस्टेंस विल बी द फोकल लेंथ. लेकिन एक्चुअल में जो फोकल लेंथ डिपेंड करती है वो उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करती है और साथ ही आसपास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पे भी करती है. हमने ये देखा था कि जब मैंने एक ग्लास इस तरह से रखा, एक ग्लास का एक लेंस कुछ इस तरह से हमने लिया, इस लेंस के अंदर ये पूरा ग्लास है, दिस ग्लास, और बाहर जो है वो एयर है और यहां पे भी एयर है. जब एक ऑब्जेक्ट आपने यहां पे अज्यूम करा तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज इस ग्लास को स्ट्राइक करेगी और फाइनली अंदर जाके किसी तरह से रिफ्रैक्ट होगी. और रिफ्रैक्ट क्यों होगी? क्योंकि लाइट जब इस ग्लास के सरफेस पे टकराएगी तो वो सरफेस विल बी अ रेयरर टू डेंसर सरफेस. वो सरफेस के एक तरफ रेयरर है, एक तरफ डेंसर है. इट मींस लाइट जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा. जब सेकेंड वाली सरफेस से टकराएगी तो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तब वहां रिफ्रैक्शन होगा. लेकिन फिर इस सवाल में जो लिखा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है. इट मींस ये सिचुएशन कुछ ऐसी दी है. हम एक इस तरह का ग्लास अज्यूम करते हैं, एक टैंक. इस टैंक में वाटर है, इस टैंक में वाटर है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. इस टैंक में हमने वाटर माना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5. देन इस टैंक में हमने एक लेंस को रख दिया, जिस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ऑल्सो 1.5. नाउ अब रिफ्रैक्शन क्यों होता है लेंस में? लेंस में रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम. दो मीडियम के बीच में कुछ डिफरेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसीलिए वहां पे रिफ्रैक्शन होता है. लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो एक लाइट रे जो कि इस तरह से इस पानी में ट्रेवल कर रही है वो आके इस सरफेस को स्ट्राइक करती है, दिस सरफेस. अगर वो लाइट रे इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना पॉसिबल है? हम कहेंगे हाँ ये ग्लास है और ये पानी है तो ये रिफ्रैक्शन होगा.
लेकिन हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि लाइट को नहीं दिख रहा कि ये पानी है या ग्लास है। लाइट को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये पानी होना चाहिए और ये ग्लास होना चाहिए। लाइट तो सिर्फ एक चीज पे बिलीव करती है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट को लगता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट में कोई रिफ्रैक्शन नहीं देखने को मिलता। इट मीन्स जब इस सरफेस पे लाइट टकराएगी तो इस सरफेस के इस तरफ पानी है और इस तरफ ग्लास है, लेकिन पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, तो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा? हम कहेंगे नो, रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेम मीडियम, या कहें होमोजेनिटी ऑफ मीडियम। होमोजेनस मीडियम है, होमोजेनस मतलब एक जैसा, तो अगर मीडियम बिल्कुल सेम है तो इट मीन्स यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सो लाइट यहां से बिल्कुल सीधी इस तरह से निकल जाएगी। और क्या सेकेंड सरफेस पे टकराने के बाद रिफ्रैक्शन होगा? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इस सरफेस के इस तरफ पानी है, इस तरफ ग्लास है। उससे क्या होता है, इधर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, मतलब लाइट इस सरफेस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। लाइट ये नहीं समझ पाएगी कि यहाँ पे एक सरफेस बनी हुई है। लाइट को लगेगा कि ये बिल्कुल एक जैसा मीडियम है, इसीलिए लाइट इस सरफेस पे भी स्ट्राइक करके रिफ्रैक्ट नहीं होगी और बिल्कुल सीधी इस प्रकार से निकल जाएगी। सो हम कहेंगे कि ये लेंस अब काम का नहीं रहा। व्हाई? बिकॉज जैसे ही मैंने इसको लिक्विड में डिप किया, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम था, तो इस वजह से ये लेंस किसी भी काम का नहीं है, ये इमेज फॉर्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये लेंस अब लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। क्या चीज जरूरी है लाइट को कन्वर्ज करने के लिए? हम कहेंगे अगर इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.5 है, ये अगर और ज्यादा होता, 2 होता, 3 होता, 5 होता, 4 होता, कुछ और वैल्यू होती, लेकिन इस पानी से ज्यादा होता, तो हम कहते कि ये लेंस रिफ्रैक्शन कर सकता है, ये लेंस कन्वर्जिंग कर सकता है लाइट की। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर ये लेंस, इस पे लाइट रे गिर रही है और ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था फोकल लेंथ क्या चीज है? फोकल लेंथ बेसिकली पोल से फोकस तक का डिस्टेंस है। लेकिन फोकस क्या है? फोकस वो पॉइंट है जहां पे इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेस टकरा के मिलती है। मतलब इस लेंस में यहां से बहुत सारी लाइट से पैरेलल लाइट रेज आ रही है, वो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होकर जिस पॉइंट पे मिलती हैं हम कहते हैं वो फोकस है, और उस फोकस का पोल से डिस्टेंस नाप लेते हैं। लेकिन जब पैरेलल लाइट रेस इस लेंस को यहां पे स्ट्राइक करेंगी तो क्या वो कन्वर्ज हो सकती हैं? हम कहेंगे नो, बिकॉज उन लाइट रेस को लेंस और पानी में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। दे विल फाइंड कि हमें तो सीधा निकल जाना है, तो इसलिए लाइट रेस बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएंगी। सो जब वो स्ट्रेट निकल जाएंगी तो इस लेंस में एंटर होने के पहले वो पैरेलल लाइट रेस थी, इस लेंस से निकलने के बाद भी वो पैरेलल लाइट रेस है, तो क्या वो कहीं पे मीट कर पाएंगी? हम कहेंगे दे विल मीट एट इंफिनिटी। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। इस तरह से ये मिरर इस लेंस को स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद बिल्कुल इसी तरह से वापस निकल जाएगी। तो अगेन ये लाइट रेस विदाउट एनी रिफ्रैक्शन इस लेंस से पास हो जाएगी और फाइनली इंफिनिटी पे जाके मीट करेगी। सो वी विल से द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस नाउ बिकम, फोकल लेंथ विल नाउ बिकम इंफिनिटी। जो भी लाइट रेस में से पास होगी वो इंफिनिटी पे जाके मीट करेगी। ओके, सो इट मीन्स हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 10 सेंटीमीटर्स नहीं हो सकता, 20 भी नहीं हो सकता, 40 भी नहीं हो सकता। इट मीन्स आंसर इज डी, नन। दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन, नन, बिकॉज फोकल लेंथ इज इंफिनिटी, फोकल लेंथ इंफिनिटी होगी। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 says डिफाइन वन डायोप्टर. मतलब आपको डिफाइन करना है पावर वन डायोप्टर. अब डिफाइन वन डायोप्टर का क्या मतलब, हमने तो सीखा कि एक यूनिट होती है डायोप्टर. सो डिफाइन वन डायोप्टर का मतलब कि बेसिकली ये जो डायोप्टर है ये क्या शो कर रहा है, ये क्या बता रहा है. वी वांट टू नो दिस. इसको डिफाइन कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं. सबसे पहले आप ये जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स और पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स. हमने इस चीज को पढ़ा है. सो अगर पावर इज इक्वल्स टू 1 रख दूं तो आई विल से फोकल लेंथ आ जाएगी 1 मीटर्स और 100 सेंटीमीटर्स. ये यहां से आ रहा है. पावर वन डायोप्टर मतलब फोकल लेंथ कितना हुआ 100 सेंटीमीटर्स और 1 मीटर वॉट एवर, किसी भी यूनिट के साथ आप इसे कह सकते हैं. सो आई विल से वन डायोप्टर उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है. आप ये देखिए कि पावर डिपेंडेंट किस पे है, पावर डिपेंडेंट है फोकल लेंथ पे. जब हम लेंस बना रहे हैं, हमने सीखा था फर्स्ट क्लास में कि लेंस को किस तरह से काट के बनाया जाता है. जब हम लेंस बनाते हैं तो उस समय क्या हम उसकी पावर डिफाइन करते हैं? नहीं, हम उसकी फोकल लेंथ डिफाइन करते हैं. एक लेंस बनाने वाला हमेशा उसकी फोकल लेंथ पे काम करता है, फोकल लेंथ को बनाता है. बनाते समय फोकल लेंथ को देखता है कि वो कितनी है और फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट से ही हम पावर निकालते हैं. तो इसीलिए हमने पावर को डिफाइन करा फोकल लेंथ के टर्म्स में ही. कैसे डिफाइन किया? हमने कहा पावर ऑफ वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ lens whose focal length is 100 सेंटीमीटर्स और 1 मीटर. हम कहेंगे वन डायोप्टर पावर का मतलब है एक उस लेंस की पावर जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है या फिर फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है. आइदर इन मीटर्स और इन सेंटीमीटर्स, आप किसी में भी डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15. सो यू कैन नोट दिस. ओके, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 says which of the following materials cannot be used to make lens? A water, B glass, C plastic and D clay. क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि इन 4 मटेरियल्स में से कौन सा मटेरियल लेंस बनाने के काम नहीं आ सकता. अब हम ये कैसे बताएं कि कौन सा मटेरियल लेंस, किस मटेरियल से लेंस नहीं बन सकता. ये चीज जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम हो कि लेंस काम क्या करता है. हमने देखा लेंस बेसिकली लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करने के बाद कॉन्वर्ज या डाइवर्ज करता है. सो इट मीन्स लाइट को अगर लेंस रिफ्रैक्ट कर रहा है तो रिफ्रैक्शन कब होता है? जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम आपस में मिलते हैं, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम एक इंटरफेस से मिलते हैं. इट मीन्स लेंस बनाने के लिए क्या चीज आवश्यक है? लेंस बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप मीडियम चूज करें, मीडियम ऑफ लेंस और वी कैन से मटेरियल ऑफ लेंस should be ट्रांसपेरेंट. क्योंकि हमने ये सीखा है कि रिफ्रैक्शन के लिए क्या चीज आवश्यक है? रिफ्रैक्शन तभी होगा जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में एक इंटरफेस होगा. रिफ्रैक्शन वही होता है जहां पे लाइट अंदर ट्रैवल कर सकती है. तो इसीलिए लेंस बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो मटेरियल आप यूज करें दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट मटेरियल.
अब इनमें से कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट है? क्या वाटर ट्रांसपेरेंट है? यस, वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। देन क्या ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है? हाँ, ग्लास भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सी। देन क्या प्लास्टिक एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है? हाँ, प्लास्टिक भी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आपने प्लास्टिक की पॉलीथीन देखी है? प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक के बॉल्स होते हैं, बहुत सारे टॉयज होते हैं जिनके आर पार आप देख सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। हम उन प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे जो कलर्ड होते हैं। अगर आप सिर्फ प्लास्टिक की बात करें, नॉर्मल जो प्लास्टिक होता है, जो बेसिक होता है, उस प्लास्टिक को देखें तो दैट प्लास्टिक विल बी अ ट्रांसपेरेंट। जैसे कि व्हाइट कलर की पॉलीथीन आपने देखी है, तो पॉलीथीन जो होती है उसके आर पार आप देख सकते हो, आपको दिखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब प्लास्टिक जो फैक्ट्री में बनता है, दैट प्लास्टिक इज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। वो तो बाद में उसमें कलर मिला के उसके कलर को अलग अलग तरह से बना देते हैं और उसके डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाते हैं, बट बेसिक जो प्लास्टिक बनता है दैट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। देन डी ऑप्शन इज क्ले। क्या क्ले एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है? ऑब्वियसली नॉट। क्ले एक ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, इसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो इट मीन्स दिस इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो कौन सा मटेरियल में यूज नहीं कर सकता लेंस बनाने के लिए? दैट इज क्ले, दैट इज ऑप्शन डी। इट मीन्स 16th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 says, a doctor prescribed specs to a person. Okay. Power of the lens used is plus 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Also state whether the lens is converging or diverging. Okay. So question number 17 में अबे क्वेश्चन देखते सही समझ में आ रहा है। अगर पावर इज प्लस 1.5 डायप्टर्स, इट मीन्स ये कौन सा लेंस होना चाहिए? दिस लेंस शुड बी अ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वर्जिंग लेंस। So this is a convex lens and a converging lens, and what you need to find? You need to find the focal length. So we know कि power is equals to 100 upon f in centimeters. So we will say f is equals to 100 upon 1.5. So you can solve this to get the focal length. आप इसको solve करके focal length निकाल सकते हैं। सबसे important यही था कि आप इसे बता पाए कि पावर जो देख के हम कि पावर प्लस 1.5 है, तो इससे हम क्या जज कर सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज अ कॉन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कॉन्वर्जिंग बोलते हैं। तो इसीलिए प्लस पावर जब भी दिखे तो हम मानेंगे कि ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 says, if total internal reflection occurs at a glass air surface, then no light is refracted, no light is reflected, light is leaving the air and hitting the glass with an incident angle greater than critical angle, light is leaving the air and hitting the glass with an angle less than critical angle. So this is very interesting question. Question number 18. Question number 18 कह रहा है कि हमने देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ग्लास और एयर के सरफेस पे। अब हमने ये सीखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है तो वो कहां से कहां होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहली चीज ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए, दूसरी चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने चाहिए, और तीसरी चीज हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का ज्यादा होना चाहिए लाइट जहां से आ रही है। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। सो इट मीन्स लेट्स से मैं कहता हूं कि ये ग्लास है, दिस इज ग्लास, ये पूरा ग्लास है और यहां बाहर एयर है।
तो रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा इस सरफेस पे होगा। कब होगा? जब लाइट रे इस ग्लास से मूव करके एयर में जाने की कोशिश करेगी। ये किस तरह से होगा? हम कहेंगे कि एक लाइट रे जो कि इस तरह से स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद हम देखते हैं नॉर्मल क्रिएट करते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के बारे में हमने पढ़ा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो उस केस में ये लाइट रे बिल्कुल आसानी से अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते हुए रिफ्रैक्ट हो जाती है। दूसरा केस हमने देखा था, जब ये लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक करती है और आई, जब ये क्रिटिकल एंगल, ये इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बिल्कुल बराबर होता है, तब 90 डिग्री पे ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाती है। कुछ इस तरह से लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, हमने ये चीज सीखी थी। और थर्ड केस, जब लाइट रे इंसिडेंट होती है एट एन एंगल आई विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन व्हाट हैपेंस? तब हम देखते हैं कि ये लाइट रे बिल्कुल इस मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है विथ सेम एंगल, सेम एंगल रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है? हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि लाइट रे शुड बी इंसिडेंट एट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, सो लेट अस रीड द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कहता है नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड। नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड, क्या ऐसा होता है? नहीं। जब इस सरफेस पे लाइट रेस टकराती हैं तो कुछ लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन तो होता ही होता है। नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट रे में रिफ्लेक्शन भी होता है, हमने देखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। थर्ड ऑप्शन, लाइट इज लीविंग द एयर एंड हिटिंग द ग्लास। लाइट इज लीविंग द एयर एंड हिटिंग द ग्लास। क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट रे ग्लास, एयर से ग्लास की तरफ आएगी? नहीं। हमने कहा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट रे ग्लास से एयर की तरफ जाती है। लाइट इज लीविंग द एयर एंड हिटिंग द ग्लास विद एन एंगल, विद एन इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? हम कहेंगे नो, बिकॉज लाइट जब एयर से ग्लास में आएगी तब तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसके लिए एयर जो होगी वो एयर एक रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम होगा। दैट्स वाई यहां से यहां आने में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो ये ऑप्शन गलत है। देन इट सेज लीविंग, लाइट इज लीविंग द एयर एंड हिटिंग द ग्लास विथ एन एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल। अगेन सेम ऑप्शन उन्होंने कहा कि एयर से आके ग्लास में जा रही है और जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा? जब तक लाइट हम कहेंगे कि रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो वहां पे तो TIR की बात ही नहीं होगी। उस केस में तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कोई बात हम नहीं करेंगे। इट मीन्स हमेशा एयर से ग्लास में जाने वाले सभी ऑप्शंस को हम कैंसल आउट कर देंगे, या कहें रेयरर से डेंसर में जाने वाले सभी ऑप्शंस तो गलत होंगे ही होंगे। देन फिर कौन सा ऑप्शन चूज करें चार में से? अब हम इसे ध्यान से देखते हैं, चारों ऑप्शंस को हम ध्यान से देखते हैं। लास्ट टू ऑप्शन तो रिमूव कर दीजिए क्योंकि वो गलत है। इट मीन्स जो आंसर सही होना चाहिए वो शुरू के दो ऑप्शन से ही होना चाहिए। हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं वापस। इट सेज इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स एट अ ग्लास एयर सरफेस, ग्लास एयर सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तब क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? हमने ये सीखा था कि इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही क्यों बोला जाता है। वैसे तो जब लाइट रे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वहां पे रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है,
और एब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन फिर यहां पे ऐसा ऑप्शन एक भी सही क्यों नहीं आ रहा कि नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड और इस तरह से ऑप्शन दिए हुए, फिर क्या? तो इसके लिए हम इस टर्म को ध्यान से पढ़ते हैं। इट सेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का क्या मतलब है? टोटल का मतलब है कि जब इस तरह का केस बनेगा, इस तरह का फिनोमेना होगा, तो लाइट की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पे एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल शब्द का यूज सिर्फ इसीलिए ही किया गया है। इट मीन्स अगर इस केस में हम देखें, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तो इस सरफेस पे जब लाइट रे स्ट्राइक करती है यहां पे, तो इस पॉइंट पे लाइट में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता और पूरी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होके अंदर की तरफ चली जाती है। सो इसीलिए हम कहेंगे कि इस केस में नो रिफ्रैक्शन, नो एब्जॉर्प्शन, ओनली reflection. That's why it is known as total internal reflection. So total के लिए भी आप लिख सकते हैं 100% light energy reflects back. हम कहेंगे 100% लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी मीडियम के अंदर ही। That's why फर्स्ट ऑप्शन सेज नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड, दिस इज ट्रू। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड, दिस इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज फॉल्स बिकॉज इट सेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अभी हमने गलत किए। सो इट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, which says no refraction, no light is refracted. This is true. Okay, so you can note this. Okay, so now let us discuss question number 19. Question number 19 is very logical question. It says, if while standing on a bank you wish to spear a fish beneath the water, spear means hit करना, उसको आप मारने वाले हो, you wish to spear a fish beneath the water surface in front of you, should you aim above, below or directly at the fish observed at to make a direct hit? It says कि आप एक वाटर बॉडी के पास में खड़े हो, ये ऐसा ये सरफेस है और यहां पे लेट से पूरा पानी है। दिस इज वाटर एंड यू आर स्टैंडिंग हियर। आप यहां पे इस तरह से खड़े हुए हो। यू ऑब्जर्व्ड अ फिश इन दिस वाटर। आपने इस पानी में एक फिश को देखा, इस फिश को देखा और आपको ये फिश कहीं यहां पे दिखाई दी, लेट से ऐसा। आपको इस तरह से ये फिश पानी में दिखाई दी। अब सवाल इस तरह से है कि आपको इस फिश को हिट करना है, आपको यहां से इसको हिट करना है। तो हिट करने के लिए आपको ये जो लेट से बंदूक है या तीर है, उसको किस डायरेक्शन में चलाना है। क्या आप उसको इसी तरह से चलाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि वो ऐसा जाके हिट कर दे? क्या आप उसको थोड़ा सा ऊपर करके चलाएं
क्या आप उसको थोड़ा सा नीचे करके चलाएं? ये सवाल कुछ इस तरह से पूछना चाह रहे हैं। इट सेज मुझे इस फिश को हिट करने के लिए इस तीर को यहां चलाना चाहिए, यहां या फिर यहां। तो पहला सवाल मन में आएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। हाँ ऑब्वियस ही बात है, फिश जब यहां दिख रही है तो इसको यहीं पे हिट करना चाहिए डायरेक्ट हिट करने के लिए। क्या ऐसा होना चाहिए? नो, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज फिश आपको जो यहां दिख रही है वो सिर्फ आपको ही दिखाई दे रही है। फिश यहां पे है ही नहीं, लेकिन आपको दिख रही है कि फिश यहां पे है। वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज यहां पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। हमने इस चीज को सीखा था। आप जब एक ग्लास में एक कॉइन को नीचे रख दें तो आपको कॉइन थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। और क्यों देता है हमने उसका रीजन भी समझा था, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो सेम चीज यहां पे हो रही है। ये फिश जहां पे भी होगी हमें रिफ्रैक्शन की वजह से ये इस पॉइंट पे दिख रही है। तो बताइए फिश होनी किधर चाहिए? हमने ये देखा था जब भी आप पानी में किसी चीज को देखने की कोशिश करें तो वो हमेशा ऊपर उठी हुई दिखती है। तो आपको फिश कहां दिख रही है? यहां पे। तो इट मीन्स फिश को होना कहां चाहिए? इससे थोड़ा सा नीचे, कहीं यहां पे। फिश शुड बी समवेयर हेयर, कहीं यहां पे होना चाहिए। यहां पे सिर्फ दिख रही है। तो इट मीन्स मुझे तीर को किस तरफ चलाना चाहिए, मुझे बंदूक का क्या डायरेक्शन रखना चाहिए? आई विल से दिस वन। लेट्स से दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, सो 3। सो जो थर्ड नंबर का डायरेक्शन है ये ऐसा, मुझे ये डायरेक्शन रखना चाहिए इस फिश को हिट करने के लिए। बिकॉज ये मुझे दिख यहां रही है लेकिन ये है यहां पे। वाई? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। So this is question number 90. So answer is, question we should read question. Question says, so should you aim above, below or directly at the observed fish? So what we will say? We will aim below the observed fish, बिकॉज वहां पे सिर्फ फिश दिख रही है, फिश वहां पे है नहीं। फिश तो यहां पे नीचे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 says two lenses 1 and 2 are placed in contact. The focal length of lens 1 is 20 centimeters and focal length of lens 2 is minus 10 centimeters. Calculate the total power of combination and what is the nature of combination. Very interesting question, nature of combination. So question number 20. यहाँ पे हमें दो लेंस दिए हैं 1 और 2. एक का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स है. अब 20 सेंटीमीटर्स का क्या मतलब है? कौन सा 20 सेंटीमीटर्स, प्लस या माइनस? इट शुड बी प्लस. वाई? बिकॉज माइनस होता तो माइनस स्पेसिफाई कर देते. जैसे कि लेंस 2 के लिए उन्होंने साफ कह दिया इट इज माइनस 10 सेंटीमीटर्स. इट मीन्स लेंस 1 की जो फोकल लेंथ है इट हैज टू बी पॉजिटिव एंड इट हैज टू बी 20 सेंटीमीटर्स, मतलब प्लस 20 सेंटीमीटर्स. सो आई विल से जिस लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स पॉजिटिव है वो लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है. वो लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है. तो हम कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है. दिस इज लेंस 1. इसका फोकल लेंथ है, इसको f1 मान लेते हैं. इट इज प्लस 20 सेंटीमीटर्स. देन सेकेंड लेंस उसने साफ कह दिया इट इज माइनस 10 सेंटीमीटर. सो इट मीन्स लेंस 2 जो होगा इट शुड बी अ कॉन्केव लेंस. दिस इज लेंस 2 एंड इसका फोकल लेंथ उसे हम 2 मान लेते हैं. सो f2 is minus 10 centimeters. Now we will calculate effective focal length by using this formula. 1 upon effective focal length is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2
1 upon f1 plus 1 upon f2. What we will write? We will say it is 1 upon 20. This is 20 plus 1 upon 10 with a negative sign because it is negative focal length. So solving this, you will say it is 1 upon 20 minus 1 upon 10. इसको हम सॉल्व करेंगे, इट विल बी 10 माइनस 20 अपॉन 10 इंटू 20. सो F इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू माइनस 20 सेंटीमीटर्स. इफेक्टिव फोकल लेंथ जो इस लेंस के कॉम्बिनेशन की आई, that is equals to minus 20 centimeters. So what does this mean? Minus 20 centimeters. Minus 20 centimeter means कि ये फोकल लेंथ एक कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ है because this is negative. So can we calculate power? Yes. पावर कितनी होती है? Power is equals to effective power is equals to P1 plus P2. What is P1? P1 will be 100 upon F1 plus P2 is 100 upon F2. It is 100 upon F1 is 20 centimeters plus 100 upon F2 is minus 10 centimeters. So we will say this is equals to, this is 5. 5 minus 10. So it is minus 5 diopters. This is the power effective. So this is the power of this combination. This is focal length of this combination. And what about nature? Nature का मतलब है कि ये कौन से लेंस है, ये किस तरह का लेंस है, ये लेंस कॉन्वेक्स है, क्या ये लेंस कॉन्केव है, इस बारे में ये जानना चाहता है. सो आई विल से कि पावर नेगेटिव है, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है या पावर नेगेटिव है, किसी भी टर्म्स में अपन कह सकते हैं. I will say because power is negative, this is a concave lens. Combination जो है concave lens है और हम कहेंगे this lens is diverging in nature. नेचर में concave lens या फिर कहें diverging in nature. इस तरह से आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं. So this is how you need to solve this. Okay, so you can note this.